तो कल यानी 30 सितंबर 2022 को 67th बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा फाइनली आप लोगों का ये पेपर हो गया काफ़ी लंबी अवधि के बाद, और प्रश्न पत्र आप लोगों ने लगभग देखा होगा। मैं यहाँ पे पहले आपको बताता हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको एक आइडिया होगा कि वेटेज जो मतलब ट्रेंड है वो ट्रेंड बदला नहीं है, ओवरऑल वही ट्रेंड है। जैसे कि जो 4 पिलर की बात हम करते हैं बीपीएससी एग्जाम में, वही 4 पिलर आपके यहाँ पर हावी थे। और इस बार थोड़ा सा देखा जाए तो इकोनॉमी से मुझे फैक्चुअल क्वेश्चन लगे, तथ्यात्मक ज़्यादा थे, जिसमें से बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से दो क्वेश्चन के आसपास 2-3 क्वेश्चन थे। भारत की अर्थव्यवस्था से भी तथ्यात्मक क्वेश्चन ज़्यादा थे। तथ्यात्मक क्वेश्चन आसान नहीं होते सॉल्व करना, यदि आपको लगता हो कि बड़ा इजी है, सिंपल पूछ ले, यदि आपको पता है तो ही ठीक है। ई ऑप्शन को लेकर के भी बहुत जगह पे भ्रम की स्थिति रही कि कई जगह पे एक से अधिक ऑप्शन सही रहे या कोई नहीं सही रहा तो ई ऑप्शन सही हो जाता है। तो बीपीएससी में थोड़ा सा ई ऑप्शन का खेला बहुत ज़्यादा है। और साथ ही आप सभी का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, जनरली अभी जो हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स था वही था, राष्ट्रीय और बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। इस बार ज्योग्राफी थोड़ा सा बूम किया है, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी से आए। तो एक बार मैं पहले बता देता हूँ कहाँ से क्या क्या सेगमेंट आया, आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। तो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कल हुआ था, इसमें यदि क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो हिस्ट्री से आए हैं। हिस्ट्री से लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन है। अभी और हम देख लेंगे कि है ना, इसमें बिहार को भी साथ में यदि हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके। यदि हम साइंस की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं, साइंस में देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी तीनों को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो साइंस में आपका इस बार जो क्वेश्चन आए 30 क्वेश्चन आए। ये सेट ए है, इसके शुरुआती 30 क्वेश्चन साइंस के ही हैं, जनरल साइंस के। केमिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, बायो से पूछे गए और फिजिक्स से, तीनों से क्वेश्चन आपके आए हैं। पर सामान्य प्रकृति के क्वेश्चन है, आसानी से किया। 9th-10th लेवल की साइंस है यहाँ पर। ठीक है, यदि आपने 9th-10th लेवल में अच्छी साइंस या एनसीईआरटी पढ़ रखी थी विज्ञान की तो काम कर जाता। बाकी देखो ये जो भी चीज़ें हैं, मैं इतिहास में पूरी तरीके से क्लेम करता हूँ कि जितना भी हमने पढ़ाया है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। इतिहास में सारे के सारे क्वेश्चन प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है, जो क्लास तो है ही है, क्लास में तो बहुत डिटेल है। बाकी जो मेरे आप मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो भी देखते तो आपको यहाँ से सब कुछ निकल जाता। इसके अलावा हमने बिहार के लिए अलग से पूरा इतिहास का सेगमेंट दिया था, और बिहार स्पेशल में भी बिहार का इतिहास पढ़ाया गया था, तो उसमें भी सारा कुछ। तो लगभग 35 के 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके पढ़ाए गए हैं। करेंट अफेयर्स साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई हैं। बहुत सामान्य प्रकृति के क्वेश्चन थे, लगभग 30 में 30 क्वेश्चन आपके क्लास से निकल जाएंगे। यदि आप देखेंगे, अभी चर्चा करेंगे हम सारी चीज़ों को लेकर के, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो तीनों को लेकर के निकल जाएंगे। शुरुआत साइंस से ही होगी तो मैं डिस्कस करूंगा। और साइंस में यदि आपको आपका बैकग्राउंड रहा है तो निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन कठिन नहीं लगने चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, जैसे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको फैक्चुअल डेटा पता है ना, तो ठीक है। धातुओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं तो वो अभी 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें हमने कवर की थी। और जो क्लासेज इस समय लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई गई थी ये सारे आए हैं। करंट अफेयर से लगभग इस बार 34 क्वेश्चन आए हैं, अच्छा खासा वेटेज इसका रहता है करंट का। करंट अफेयर से आपके 34 क्वेश्चन आए, इसमें से लगभग आपका 29 क्वेश्चन के आसपास, 29 से 30 क्वेश्चन आपके संस्थान में पढ़ाए हुए करंट अफेयर से आए, जिनमें से मास्टर वीडियो आपके उससे को करंट अफेयर्स पूछा गया है। और बाकी जो हमने डिटेल में 9-9 घंटे की क्लासेस दी थी करंट अफेयर्स की आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे, वहाँ से भी सारी की सारी आपकी करंट अफेयर्स यहाँ से कंप्लीट हुआ है। ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन आपके क्लास से हैं। अभी ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, मैंने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सब क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, और फिजिकल ज्योग्राफी लगभग सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थोड़ा सा तथ्यात्मक थे, लेकिन इकोनॉमी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है इस बार, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी जब चर्चा करेंगे। तो उसी से लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ गए। जैसे एक आया था शायद एमएसएमई सेक्टर जो आपका है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, उसकी परिभाषा को लेकर के, तो मैंने पूरा वो बताया कि इस बार कोविड में परिभाषा चेंज की गई थी जब आत्मनिर्भर योजना आई थी, तो एक क्वेश्चन वहाँ से था आपका, वो क्लास में आपके नोट से मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो भी टॉपिक है मैंने क्लास में करवाए थे आपके, वो आप अभी देखोगे तो इकोनॉमी के आपको पता चल जाएगा, आप लोगों ने ही क्लास ली है तो आप जानते हैं। पॉलिटी से सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से हैं आपके, 10 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी देखने को मिला है। और मैथ की बात करें तो 10 क्वेश्चन मैथ से थे। इस बार मैथ सामान्य प्रकृति की थी, यदि 9-10th लेवल का मैथ आपका अच्छा है, 10th लेवल का, तो आप मैथ कर पाते, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहे थे। सी सेट नहीं होता, एक ही पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
सी सेट नहीं होता, मैथ इसी में इंक्लूड होती है, एक ही पेपर है। ठीक है, कल एक सूचना थोड़ा सा बड़ी अप्रिय लगी मुझे, वैसे कोई अप्रिय घटना नहीं रही। दरअसल आयोग ने टाइम दे रखा था कि 11 बजे सेंटर में पहुंचना था। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा डिले हो गए, क्योंकि आप खुद सोचिए कई जगह पे क्या है ना कि सेंटर बहुत इंटीरियर पड़ जाता है, आपको भी ट्रांसपोर्टेशन का नहीं पता है। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज यहाँ तक भी आया कि वो 8 बजे निकले और पहुँचे सेंटर 11:10 में, सेंटर पे एंट्री नहीं मिली और पेपर नहीं दे पाए। कुछ ऐसी भी घटनाएं कल मिली हैं। आप में से तो कोई नहीं है इनमें से जो लोग लाइव हैं, लाइव वाले बच्चे ऐसे तो नहीं है कोई कि जिनके साथ ये घटना हुई हो कि आप पेपर ना दे पाए हों, ऐसा, क्योंकि एटलीस्ट आयोग ने पहले से सूचित कर रखा था। और ये मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सराहनीय है आयोग का कि इस बार पेपर बहुत अच्छे से करवाया। और पेपर में मतलब जो सेट थे, सेट में क्वेश्चन तो चलो अलग अलग होते ही हैं, ऑप्शन भी इस बार रैंडम थे आपके, है ना, ऑप्शन भी रैंडम कर रखे थे। तो कोई बच्चे किसी के साथ ऐसा तो दिक्कत नहीं हुआ था ना किसी बच्चे के साथ। ठीक, कुछ लोगों के साथ हुआ था, कुछ के मैसेज आए थे, बट एटलीस्ट आयोग ने जो रूल्स बताए हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि एटलीस्ट आपको टाइम से, मैंने 10:30 बजे तक बोला था कि आपको सेंटर पहुंचना ही पहुंचना था, बट हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन या किसी कारण से डिले हुआ हो। ठीक है, हाँ ये भी मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोगों के सामने OMR को सील नहीं किया गया, जबकि इस बार था कि OMR सील की जाएगी, बट अब ये देखो कितना प्रमाणिक है नहीं पता है। चलो, लेकिन अब एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देखता जाऊंगा। आप लोग भी थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट करिएगा क्वेश्चन में और समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या है 150। ठीक है, समय हमारे पास है 2 घंटे, तो उम्मीद है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही हम इसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन जहाँ पे लगेगा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, चर्चा करनी, नहीं तो फैक्चुअल है, बताता चला जाऊँगा, देखते चले जाना। बाकी इन सब चीज़ों को क्लास में आप देख लेना, अपने ही नोट्स उठाना, उन्हीं नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। इतिहास के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कुछ भी आप कर चुके हैं सारे टॉपिक यहाँ पर आपको क्लास के नोट्स में मिल जाएंगे। डिटेल से हमने पढ़ाया है, आपको ये पता है मैं कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चलता हूँ। अब देखो, पहला ये सेट ए है आपका और इसमें पहला जनरल साइंस के क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मान के चलिए कि तथ्यात्मक है और पता होगा तो ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। मतलब वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि अपकेंद्रीय बल जो होता है ना, एक तरीके से अपकेंद्रीय बल का जब प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को बहुत तेजी से घुमाते हैं, घुमाने के परिणाम स्वरूप जो अपकेंद्रीय बल होता है उससे जो बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जाते हैं ना, तो जब किसी चीज को बहुत तेजी से घुमाते हैं तो जो विषमांगी पदार्थ होते हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं। यही प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। विभिन्न घनत्व के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है अपकेंद्रण विधि के माध्यम से। ठीक है, तो इसका वॉशिंग मशीन, ये सब बहुत मेरे ख्याल से क्लास 9, 10th में ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर सी था। ठीक है, इसका सही आंसर था ए का सी आपका। अपकेंद्र मतलब अपकेंद्री बल का प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने की विधि। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं था। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश की गति को लेकर के। कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। कहां पे प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। देखिए, प्रकाश की सर्वाधिक गति होती है निर्वात में, वैक्यूम में कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में, लगभग के आसपास है, लगभग है, ये आपका एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो यहां पे सर्वाधिक कह रहा है सबसे न्यूनतम कहां पे होती है, तो सबसे न्यूनतम होती है कांच में। ठीक है, सबसे न्यूनतम होती है कांच में, इसका डी ऑप्शन सही है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंपल सा। यहां पे वेक्टर जो है पूछ रहा है सदिश राशि कौन सी है। सदिश और अदिश आप जानते ही होंगे, जहां पे मैग्नीट्यूड होता है केवल तो वहां पे अदिश राशि होती है, जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वो आपका सदिश राशि होती है, परिणाम भी होता है। इसको लेकर के बल वेग संवेग, बहुत सिंपल सा, बल वेग संवेग, ये सारी सदिश राशियां होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी सदिश राशि नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन ए है, सिंपल सा है ए ऑप्शन। गति यहाँ पे सदिश राशि नहीं है। अब ये देखो रटने वाली भी चीज है कि आप एक बार रट लो, ठीक है,
और या समझ लो, ये सब चीज़ें आपकी 9th-10th के टॉपिक में चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक, अगला है आपका, ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये है, ये कह रहा है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, मास क्या होगा। भूमध्य रेखा मतलब समझ रहे हैं 0 डिग्री, बहुत सिंपल सी बात है। W = mg होता है, मास गुणे आपका जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब आप एक चीज समझिए, जब हम पृथ्वी की यदि हम गति को बढ़ा दें, उसकी घूर्णन गति को, घूर्णन गति 2 प्रकार की गति करती है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। यदि घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो और वैसे भी साधारणतः भी जो सामान्य गति भी है तो ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा भार होता है और भूमध्य रेखा पर भार कम होता है, ठीक है। यहाँ पे भार की बात हो रही है, W की वेट की बात हो रही है। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये सब मतलब आप एक तरीके से कहें कि आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल चीजें हैं, जितना भी चीजें पूछा गया ना एप्लीकेशन सेक्शन पूछा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगला कह रहा है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, इनके द्वारा सबसे पहले गति के बारे में चर्चा की गई। इसका आपका ए सही होगा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आवोगाद्रो का नियम है। आवोगाद्रो के नियम के अंतर्गत समान ताप और दाब पर आदर्श गैस का जो आयतन होता है, कणों और अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो ये भी आपका रटा रटाया ही है, यदि आपने पढ़ा है तो इसको भी कर सकते हो। इसका डी होगा, 6 का डी सही है, ठीक है। यदि आपके पास सेट अलग है तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे अपेक्षिता का सिद्धांत, इसी को ही सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबको पता है किसने दिया है, ठीक है। 2 प्रकार में जो है 2 बड़े अंग होते हैं, एक विशिष्ट अपेक्षिता होती है स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरी होती है जनरल रिलेटिविटी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो आसान था, आप लोग पढ़ते चले आए होंगे इसको, ठीक है। इसके बाद 7 के बाद आपका 8वां है, कह रहा है कि एक संवाहक। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आए, नहीं पढ़ा हो, ठीक है। अलग अलग हो सकता है सबके साथ, क्योंकि साइंस में आपका बैकग्राउंड कैसा, और बैकग्राउंड के बाद भी साइंस के साथ है कि आपका रिवीजन कितना हुआ है। यदि आपने एटलीस्ट रिवीजन नहीं किया तो शायद तब भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। कह रहे एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए एक धातु का एक हिस्सा है, उसकी तुलना में मतलब धातु के एक हिस्से में तापमान ज्यादा है। मान लीजिए कोई धातु की छड़ है, रॉड है, उसके एक हिस्से में तापमान ज्यादा है और दूसरे हिस्से में उसका तापमान कम है। तो ऐसे में जहां पर उच्च तापमान होगा, यानी कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी जो हिस्सा ज्यादा गर्म होगा, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और जो धातु का ठंडा क्षेत्र है, ठंडा भाग है, उसकी तुलना में गर्म भाग में बहुत तेजी से विसरित होंगे। तो ये आपका थॉमसन का सिद्धांत है, जिसमें वैद्युत विभव के बारे में बताया गया है और विभव परिवर्तन के बारे में बात की गई है। तो इसका 8वें का नंबर आपका होगा ए नंबर, थॉमसन प्रभाव, इसी को थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है। थॉमसन गुणांक के तौर पे इसको देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी धातु है, धातु के 2 भागों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यदि वो भिन्न भिन्न तापमान पे होती हैं, इसी को थॉमसन प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। यदि 2 अलग अलग टेम्परेचर के एक ही धातु के अलग अलग सिरे हैं तो उनमें विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, तो थॉमसन प्रभाव कारण इसको कहते हैं, ठीक। इसका ए सही होगा। एक बार थोड़ा सा आप लोग भी बताते जाइएगा, ठीक है। और यदि किसी तरीके का आपको डिस्प्यूट लगता है किसी क्वेश्चन में तो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आयोग मतलब 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको निकलेंगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि कहीं पे ई ऑप्शन सही हो जाए और कहीं पे हो सकता है कि ऑप्शन
कोई और भी आपको लगे तो वो सारी चीजें हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आवर्धक कांच जो मैग्नीफ्लाइंग ग्लास होता है उसमें किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी आपने देखा जो हस्तरेखा पढ़ते हैं, हस्तरेखा पढ़ते हैं, या फिर आप लोगों ने भी एक जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, या फिर जिसको दूरदृष्टि रोग होता है, दूरदृष्टि रोग को मतलब निकट का कम दिखता है ना, 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो होते हैं, हम लोग को जैसे मुझे जो है आपका दूरदृष्टि रोग नहीं है, मुझे निकट दृष्टि रोग है, मतलब मुझे दूर का जो है देखने में दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो यहाँ पर मतलब आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है आपका उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। यदि आपने उत्तल लेंस कभी देखा हो तो आप पाएंगे कि उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा होता है और किनारों में पतला होता है ना, और जो अवतल लेंस होता है वो किनारों में हल्का पतला, बीच में किनारों में मोटा और बीच में पतला होता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म बैक्टीरियो को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। देखो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबकत्व सिद्धांत क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, यदि नॉर्थ पोल को लाओगे तो ये आपस में दूर जाएंगे, या साउथ पोल को लाओगे तो आपस में दूर जाएंगे। यदि नॉर्थ और साउथ को एक साथ लाओगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ आकर्षित होंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अपोजिट पोल्स जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, और जो एक ही जो है पोल्स है वो आपस में दूर जाएंगे। तो इसमें से कह रहा है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें आपका निकेल भी सही है, इसमें लोहा भी सही है आपका। ठीक है, तो एटलीस्ट इसका ऑप्शन आपका ई होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही है, क्योंकि ई ऑप्शन में उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो संभवतः इसका ऑप्शन ई होना चाहिए 10 में। आप लोगों ने क्या लगाया है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको देखिएगा, इसका संभवतः ई सही होना चाहिए। हाँ, प्रमोद वर्मा जी कह रहे हैं सर 10 का ई ही लगाया है। ठीक है, संभवतः मेरे हिसाब से ये है। बाकी देखो डिस्प्यूट जिसमें भी रहता है बाद में कमेंट करना, बताना, आप लोग अभी देखते जाओ। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने 6वीं क्लास में पढ़ लिया होगा कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और उस इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। खूब आपने पढ़ा होगा, ईटा पर नाच, ये सब पढ़ाते थे ना पहले टीचर। इलेक्ट्रॉन की कोर्स जे टॉमसन ने की, ईटा पर नाच वो दिखाते थे, तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की। नहीं, ऐसा विश्वास मत करो, अभी विश्वास कराने वाले क्वेश्चन आएंगे। इसको आसान मत समझो, इसमें भी इतना आसान नहीं है कि आपको लग रहा हो। ये यहाँ बैठे हुए हैं एक वातानुकूलित कमरे पे और पेपर हो चुका है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, समझ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन है। और मैं एक चीज और बता दूं, एटलीस्ट एक, अभी तो मैं मान लो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम हो चुका है, सारी चीजें। यदि मैं अभी एग्जाम हॉल पे होता, वो जो एग्जाम का प्रेशर होता, समझ रहे हो, तो बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों का, वहां का और यहाँ का, बाद में क्वेश्चन डिस्कस करना, ये सब बहुत आसान काम है। एग्जाम हॉल का प्रेशर स्टूडेंट ही समझता है, जो 2-4 एग्जाम देंगे। तो किसी चीज को हल्के में ना लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसको भी गलत करने वालों की संख्या ऐसा नहीं कि नहीं होगी, इसमें भी गलत करने वाले लोगों की संख्या होगी। कह रहा जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उस प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्रगलन। अब जैसे ये क्वेश्चन भी है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये नहीं पता है। ठीक है, तो 12 का आपका, अब ये सब चीजें केमिस्ट्री की हैं। ठीक है, पढ़ाया जाएगा, ये केमिस्ट्री में ऐश्वर्य सर ने पढ़ाया आपको, तो 12 का ए होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पीतल के घटक हैं। तो मिश्र धातु के बारे में आप जानते हैं, है ना। पीतल एक मिश्र धातु है और पीतल में लगभग 36% जस्ता पाया जाता है। जस्ता प्लस तांबा 2 से मिलकर बनती है। और आपको एक चीज और पता होगा, तांबा और कांसा को मिला देते हैं, वो कांसा किससे बनता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तांबा के साथ किसको मिलाते हैं, टिन को मिलाते हैं। जब तांबा और टिन को मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। ठीक है, सिंपल। सो इसका सही आंसर क्या है, ए सही है, जस्ता एवं तांबा। ठीक है, ओ नेक्स्ट ये आपका अनबुझा चूना क्या है, बुझा हुआ चूना और अनबुझा चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका है CaO, इसको अनबुझा चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपका बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका इसका सही आंसर होगा
ए सही होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, ये है जंग लगने से लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आएगा। अब ये भी प्रैक्टिकली वाला ही है। देखिए लोहा दरअसल क्या होता है, फेरस जब ऑक्सीजन के जब वायु में आर्द्रता होती है, ठीक है, और जब लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनती है, और फिर आर्द्रता की उपस्थिति में, और फेरस ऑक्साइड के कारण जो है लोहे के वजन में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी वेट जुड़ जाता है। तो जब भी लोहे में जंग लगेगी तो लोहे का वेट बढ़ेगा, ठीक है, लंबे समय तक बढ़ता रहता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, 15 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें से नहीं, 14 का सी नहीं सही बेटा, 14 का क्या था आपका, हाँ इसका है कैल्शियम ऑक्साइड ही है, इसका अनबुझा, बुझा हुआ चूना नहीं है, अनबुझा चूना है, तो इसका सी ओ ही होगा। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका है बुझा हुआ चूने का सूत्र। तो ये मेरे ख्याल से जहां तक ए सही होगा, बाकी किसी को दिक्कत है तो एक बार फिर गूगल करके इसका चेक कर लेंगे। इसके बाद आपका ये मैंने बता दिया, 15 का ए सही। हाँ, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जब वो नहीं पूछा गया ना उसको कि जब वो हट जाएगा, जब वो गिर जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। ये लंबे समय तक बढ़ता रहता है। अब आपको क्या लग रहा है कि जंग जब हट जाएगी, अब बाकी देखो आयोग के ऊपर है। मुझे जो लग रहा है इसका आंसर कि एटलीस्ट इसका आंसर ए सही होगा। अब एक बार इसको चलो गूगल में देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, मेरे हिसाब से ए सही है। बाकी लोगों ने भी, कुछ ने सी भी लगाया है, कुछ ने ए भी लगाया है, दोनों तरीके के लोग हैं। अकॉर्डिंग टू मैं इसको आपको आंसर ए दे रहा हूं। ठीक है, अब बाकी आयोग इसमें क्या देता है देखेंगे, चर्चा करेंगे। हो सकता है सी भी इसका सही हो कि पहला बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जब जंग उसमें लगी होगी तो फेरस के साथ ऑक्सीजन का वजन भी काउंट होता है, और इससे जो है लोहे का वेट जो है बढ़ता जाता है। अब आप क्या, आपके एल्यूजन क्या आ रहा है कि वो जब हट जाएगा उससे, चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। इसका डिस्प्यूटेड मान लो आप लोग, ए और सी में डिस्प्यूट है। मेरे हिसाब से ए सही है, बाकी आयोग जब देता है उसके हिसाब से देख लेंगे। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है। ठीक है, तो श्वेत धातु में एंटीमनी, टिन, कैडमियम, बिस्मथ, ये कुछ धातुएं आती हैं, लेकिन इसमें निकेल, रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम जो भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है। ये आपका ई ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 16 हो गया। 16 के बाद ये है नोबेल। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। कथन कारक से क्वेश्चन मिल जाता है तो थोड़ा सा दिल में तसल्ली होती है कि कम से कम आयोग ने इस तरीके के क्वेश्चन रखे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद कह रहा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो देखिए यूरेनियम और सीसा नहीं है, उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत सोना आता है, चांदी आता है, रेडियम आता है, प्लेटिनम आता है, ये सब आते हैं। तो इसका दूसरा गलत होगा, इसका केवल एक सही है, तो केवल एक है। ठीक है, इनका दरअसल मतलब क्या है ना कि क्षरण कम होता है। उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं इनका क्षरण सबसे कम होता है। ठीक है, जैसे सोना है, आपको पता है कि उसका क्षरण नहीं होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। कह रहा है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जल का हिमांक घट जाता है। आपको पता होगा जब बर्फ को जमाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक घोल देंगे तो बर्फ जल्दी जम जाएगी क्योंकि उसका हिमांक घट जाता है, और दूसरा वो पिघलती नहीं है जल्दी। जो बाहर से आप लोग बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां होती है ना, वो नमकीन होती हैं। या फिर आप कभी देखेंगे जो कुल्फी खाते हैं ना कभी आप, तो उसमें आपको हल्का सा नमक का स्वाद आएगा। जो कुल्फी जमाते हैं वो फ्रीजर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर बेचते हैं ना, तो उसमें आपको हल्का सा वो नमकीन सा लगेगा आपको, ये बात है। तो इसका 18 का यदि देखें तो 18 का सही आंसर आपका ये वाला तो ठीक है। फिर कह रहा है जब जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसके दोनों कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है,
तो 18 का आपका डी सही है। ये भी आप लोगों ने यदि एनसीईआरटी पढ़ी हो 10th की तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 10th की एनसीईआरटी से लगभग 9 10th की 2 एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चन आपके निकल आते। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस में आपको पता है, बायोगैस मतलब कि जो जो कचरा होता है, कचड़े के सड़ने से जो मतलब गैस बनती है, सब जानते हैं मीथेन होती है, CH4 होती है, ज्वलनशील होती है और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में भी आती है आपका। ठीक है, तो कचड़े के सड़ने से जो आपकी गैस बनती है वो आपकी मीथेन ही है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने ये देखा होगा चर्चा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण से पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसमें स्ट्रांसियम SR ये पाया जाता है, धातु है ये आपका पाया जाता है, तत्व है आपका स्ट्रांसियम। तो निम्नलिखित में से रसायन में स्ट्रांसियम होने के कारण से पटाखे में जो है चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसका आपका ए सही होगा। नेक्स्ट ये है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है, जो समुद्री जो खारे पानी में होते हैं इनको बोलते हैं हेलोफाइट, हेलोफाइट्स, या फिर इनको बोलते हैं लवण मृदोद्भिद। जो लवणीय पानी में पैदा होते हैं तो ये आपके हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, एक तरीके से देखें ओवरऑल रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। तो 21 का डी सही होना चाहिए, 21 का डी सही होना चाहिए। ठीक है, आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पे डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो आप एक बार लिख के रखिए, फिर बाद में हम देखेंगे कमेंट पे, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, परागण की परिभाषा है, परागण का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, परागकण का अंकुरण, पराग नली में बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना। तो इसका ए सही होगा आंसर। परागकण का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ए सही है 23 का। ठीक है, बायो का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन सिंपल सा है। पोषक तत्व पर्णहरित से तो मिलता नहीं, सूर्य की प्रकाश की, ये तो एक तरीके से फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसे संपन्न कराते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्रकाश आपको सूर्य से मिलता है, मृदा से पोषक तत्व मिलता है, जल और जो पोषक तत्व हो मिट्टी से पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी से मिलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका देखा जाए तो आसान सा था। नेक्स्ट है आपका पादप, हाँ यहाँ पे लिखा है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी के उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो देखो यहाँ पर मतलब ये जितने भी पहाड़ी पौधे हैं इनके बारे में पूछ रहा है कि इन पौधों को क्या कहते हैं। अनावृत बीजी, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, एक बीज पत्री या द्विबीजपत्री। देखो यहाँ पे आवृत बीजी का मतलब है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि फूल के अंदर होते हैं या फल के अंदर पाए जाते हैं। पौधों में आमतौर पे देखते हो फल के अंदर बीज निकलते हैं, फूलों से भी बीज बनते हैं, फूल से फल बनता है फिर बीज बनते हैं। अनावृत बीजी पौधे वो होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो खुले होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि नग्न सीड, नग्न बीज, जिनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, फूल और फल के अंदर नहीं होते हैं। तो जितने भी पहाड़ी पर्वत होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, जिनके बीज जो है अनावृत हो, कोई आवृत ना हो उनमें। ठीक है, तो इसका बी सही होगा 25 का बी सही होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो स्कर्वी तो आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है, थायमिन B1 है शायद रासायनिक नाम। फिर यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस, टिटनेस, BCG, मलेरिया, इसमें से कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखो क्लोरोक्विन, इसका नाम बहुत आया है कोविड में, क्लोरोक्विन का बुखार की दवा है ये, और मलेरिया में आमतौर पे इसको दिया जाता है आपका। ठीक है, सिनकोना से प्राप्त होता है, मलेरिया की दवा है ये। तो इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसका डी सही होना चाहिए आमतौर पे, ये इसका डी सही है, मलेरिया क्लोरोक्विन। ठीक है, कोविड में ये दवा खूब चर्चा में भी रही है आपकी। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका
विहीन जंतु कौन सा है, किसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका केचुआ। केचुआ में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये भी बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत से अंतिम रूप से शर्करा बनती है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अंतिम तौर पे ग्लूकोज बनता है। तो अंतिम उत्पाद आपका कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज ही होता है। नेक्स्ट करा, अधिकतर एंजाइम होते हैं किससे? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अधिकतर एंजाइम आपके प्रोटीन के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सब देखो फैक्चुअल है, याद है तो कर लोगे। किस वैज्ञानिक और चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरणों की शुरुआत की? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर, माफ करिएगा, एडवर्ड जेनर ये आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और सबसे पहले इनके द्वारा ही आपका टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। चेचक का टीका बनाया था, है ना। तो टीकाकरण को लेकर के ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे। अब इनमें से केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें, खासकर वही जो मैंने बताया कि धातु वातु से जुड़े हुए। तो बाकी के क्वेश्चन आपने नॉर्मली यदि आपने पढ़ रखे हैं तो आपको करना चाहिए, हो जाने चाहिए आपसे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे, बट ओवरऑल एग्जाम हॉल पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों का। तो इसका 30 का तो डी सही होगा। अब ये साइंस के हो गए 30 क्वेश्चन, बस इसके बाद साइंस आपको नहीं मिलेगा। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये। कह रहा जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? खूब पता है आप लोगों को, ये चर्चा में थी काफी। चुनाव अभियान के दौरान एक सिरफिरे ने गोली मार के हत्या कर दी उनकी। और शिंजो अबे जी के बारे में आपको जानता है, पद्म भूषण दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। हाँ, पार्टी मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। ठीक है, तो शिंजो अबे जी चुनाव प्रचार अभियान में थे, वहीं पर एक सिरफिरे एक लड़के ने गोली मार के हत्या कर दी थी, उसकी अलग ही कहानी थी। ठीक है, और जापान के, सबको पता है कि जापान के थे। ठीक है, पार्टी में आपको बता दूंगा, पार्टी देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया। इनमें से पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो इसमें हिंदी भाषा है आपकी। ठीक है, इसका भी डी सही है, हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो 32 का डी सही होगा। अब करंट के क्वेश्चन है, देखो सिंपल सिंपल से हैं, सब चर्चा में थे ये। यूक्रेन रूस में सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने? खूब चर्चा में था, मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद थे, इनके ही अध्यक्षता में हुआ है। अब किसी को लग रहा होगा कि भाई एंटोनियो गुटेरस थे, तो एंटोनियो गुटेरस नहीं थे इसमें। ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद थे। 33 का ए सही होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 34 पे। अगला कह रहा है, भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, खूब आराम से आप सब जानते हो, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है भारतीयों को लाया गया है ना। जो सीमावर्ती बॉर्डर्स वाले क्षेत्र थे वहां से सभी को निकाला गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। खूब चर्चा में था यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। वन्यजीव अभयारण्य कहां पे अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, भूटान पे। ठीक है, यह भी करंट अफेयर्स का था, खूब चर्चा में था। इसके बाद अगला वाला, ये भी बहुत चर्चा में इस समय चल रहा है। अभी सरकार के द्वारा 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। 2030 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में आपका होना है G20 शिखर सम्मेलन, और ये इसके लिए 5 सदस्यीय जून में जो है 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई थी। ठीक है, और मास्टर वीडियो वगैरह में मैंने ये सारे चर्चा की है, आप एक बार देखेंगे तो सब में जो मैं बोलता हूँ कि टॉप 4 देख के जाना, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक ये देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से पूछा गया है। ये भी देखो, अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुझे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट से लगते हैं, क्योंकि इनमें से एक कथन कारण वाला है। थोड़ा सा लेवल आयोग को यही रखना चाहिए, लेकिन अभी तक आयोग इसी तरीके लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं।
तो मतलब एक सेल्फ डिफेंस के लिए ही केवल किया जाएगा ऐसा नहीं है, शांति के लिए भी किया जाता है ना। वहां पे शांति स्थापित करनी, मान लो कोई क्षेत्र है बहुत ज्यादा अशांत है तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं होता जो मतलब शांति रक्षक बल जो होता है, अब जैसे अभी यहाँ पे आपका यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों देशों के द्वारा। यूक्रेन ने ऑफिशियली युद्ध घोषित कर रखा है और रूस ने अभी तक इसको युद्ध के तौर पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे भी संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट अभी ये विवाद इतना ज्यादा बना हुआ है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये वाला कथन इसका गलत होगा, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए नहीं है, किसी भी क्षेत्र को, अशांत क्षेत्र को शांत करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो इसका आपका क्या होगा, ये तो मेरे ख्याल से लगभग गलत होगा। दूसरा कह रहा है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा। तो देखो सुरक्षा परिषद, ये ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा ही वापस लिया जा सकता है, ये कथन सही है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट का योगदान करता है। जो भी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान होते हैं सबसे बड़ा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही है। तो इसके कथन आपके 2 और 3 सही होंगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 37 का, 37 का बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इजराइल I2U2 आपने जब पढ़ा था, एक नया क्वाड बना है, तो उसमें अब्राहम एकॉर्ड के तहत मान्यता प्रदान की है इजराइल को। कई बहरीन ने, यूएई ने, है ना, ये चर्चा हुई थी हमारी क्लास में। तो कह रहा है हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा मैंने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद भी आपको समझाया है, और उसमें मैंने आपको बताया कि अब आज के टाइम पीरियड पे कई सारे अरब देश जो पहले संघर्षरत थे इजराइल से, अब इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता प्रदान कर रहे हैं। तो हाल ही में यूएई और बहरीन के द्वारा दी गई है मान्यता। तो इसका सही आंसर इजराइल है। तो इजराइल के साथ अब संबंध बेहतर करने में लगे हुए हैं जितने भी अरब देश हैं, उनमें से इजराइल के साथ जो है इन्होंने FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 38 का ए सही होगा आपका। ठीक है, एक अगला है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है। तो आपको पता है आर्कटिक वृत्त मतलब आपका जो उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, जो आपका आर्कटिक वृत्त यानी 60 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र है, वहां पे आर्कटिक महासागर भी है। तो आर्कटिक महासागर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप वहां पर बहुत सारी जैव विविधता और उसके संरक्षण को लेकर के भी बात हो रही है। वहां पे निगरानी के लिए अभी रूस के द्वारा जो है क्या किया गया है, एक आर्कटिका M लॉन्च किया गया। और आपको पता है कि रूस ने आर्कटिक वृत्त को, या कहें कि पूरे के पूरे आर्कटिक महासागर को, रूस है, कनाडा है और आइसलैंड है, कुछ छोटे छोटे देश हैं वहां पे, ग्रीनलैंड है ना, तो ये सारे देशों ने घेर रखा है, पूरा उन्हीं के बीच में है। तो अभी रूस के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, एक जो है जलवायु निगरानी के लिए आर्कटिका M को लॉन्च किया गया है। तो ये भी करंट अफेयर्स का था। ठीक है, अगला है T20 इंटरनेशनल पे 3000 रन पार करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कोई होगा, कौन होगा? एक ही व्यक्ति है, विराट कोहली। वैसे विराट कोहली अभी दूसरे नंबर पे हैं, रोहित शर्मा उनसे ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपके रोहित शर्मा है, पर पहला व्यक्ति विराट कोहली ही था। अब विराट कोहली थोड़ा सा फॉर्म से गड़बड़ा गए, तो पहले नंबर पे रोहित शर्मा है और विराट कोहली बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और एक तीसरे हैं मार्टिन गप्टिल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और अभी एक पर्सन और है बाबर आजम, पर वो अभी 3000 तो नहीं पाया है, लेकिन जिस तरीके का वो खेलते हैं गेम, उम्मीद है कि वो भी 3000। लेकिन ठीक है, पहला विराट कोहली, इसका आंसर यही होगा। मैं आपको थोड़ा सा, क्रिकेट है आ जाता है तो थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती है अतिरिक्त। ठीक है, तो इसका विराट कोहली होगा। इसके बाद है कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णतः, ये आपका हर घर दस्तक अभियान, घर घर लगा के कोविड वैक्सीन, बूस्टर डोज, सारी डोज, है ना। तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया था आपका जून 2022 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए। ठीक है, तो एक ये आपका 41 नंबर है। 42 नंबर है 30 जून 2022 को, इससे ज्यादा ड्रामेटिक कुछ हुआ नहीं था, है ना। अचानक से जो उद्धव ठाकरे जी थे, उन्होंने देखा कि सारे गायब, फिर गायब होकर ढूंढ रहे थे, पता चला फिर गुवाहाटी में निकले, फिर गुवाहाटी से आए तो मुख्यमंत्री बदल गए। तो मुख्यमंत्री 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने। चर्चा का विषय था, इसको तो गलत कर ही नहीं सकते थे। तो 42 का आपका बी सही होगा। ठीक है, करंट अफेयर देखो बहुत सिंपल आइए, देखो अगस्त तक का करंट अफेयर्स आया है आपका। ये कह रहा है भारत के, ये अभी मैंने इसमें लेटेस्ट मास्टर वीडियो में भी ये कवर कराया सारी चीजें। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान चलाया?
चुनाव आयोग तो नहीं कर सकता है काम, नीति आयोग भी नहीं कर सकता, भारतीय सेना ने, केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। और संस्कृति मंत्रालय जो है, कभी भी आप देखते हैं जब कभी इसी तरीके के इवेंट होते हैं ना, तो इवेंट में आपको कभी भी मंत्रालयों की साइट पे जाइएगा, वहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। जैसे संविधान दिवस होगा तो संविधान दिवस में आपको संविधान की प्रियम्बल का सर्टिफिकेट मिलेगा पढ़ने का, वो देते हैं। कभी आप लोग ट्राई किए नहीं किए हैं तो सर्टिफिकेशन तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तिरंगा फहराने पर भी सर्टिफिकेट प्रदान किए गए थे सभी को। उसमें डिजिटली तिरंगा फहराना था, मतलब जाना था, अपनी लोकेशन सर्च करना था और बोलना था कि मैंने तिरंगा फहरा दिया। अचानक से जिस लोकेशन में आप हैं वहाँ पे तिरंगा फहराने लग जाता और एक सर्टिफिकेट आपको मिलता। तो ये इस तरीके के इवेंट चलते रहते हैं और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। करंट अफेयर्स देख रहे होंगे, बहुत सिंपल सी है। अगला कह रहा है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, 44 का उत्तराखंड। ये भी करंट अफेयर्स में सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारतीय राज्यों के राज्यपालों के जोड़ों पर विचार करिए। कह रहा किसका जोड़ा सही है? तो राजस्थान के राज्यपाल सही हैं, कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सही हैं। सत्यपाल मलिक नहीं है। कौन है इस समय? मणिपुर के, पहले जगदीप धनखड़ जी थे, उपराष्ट्रपति बन गए, तो कौन बना है इस समय? LA गणेशवन जी हैं, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पे। तो ये वाला गलत है आपका। तीसरा आपका गुजरात के फागू चौहान नहीं है, बिहार के हैं, बिहार वाले। या फिर अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें जो है मैच द फॉलोइंग में फागू चौहान दिए, तो ये बड़ा सिंपल सा था। गुजरात के अभी जो इस समय है देवव्रत जी हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं गुजरात के राज्यपाल हैं। तो इसका जो अब देखो पर्सन इन न्यूज से क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे होंगे करंट अफेयर्स में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, ए सही हो जाएगा। कौन सा सही है? ए सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? अब ये देखो करंट अफेयर्स इस तरीके की रिपोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। परिवार स्वास्थ्य का इसमें है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। तो रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है और जारीकर्ता से भी पूछता है, तो इसका सही आंसर सी होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज दी गई हैं और बताई गई हैं कि वो किससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बोला गया है श्रेया अग्रवाल हैं, रमिता हैं, किस खेल से संबंधित जुड़ी हुई हैं। तो इसका सही आंसर है आपका निशानेबाजी, शूटिंग से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है शूटिंग, निशानेबाजी। ये भी चर्चा में थे। नेक्स्ट है अभी अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालयों का प्रभार। अभी आपको पता है कि राज्यसभा में बहुत सारे लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ था, जिसमें पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। वो पहले आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी थे। फिर जैसे ही उनका जो है कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है स्मृति ईरानी जी को। ठीक है, तो अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी जी को। ठीक है, बहुत ये भी चर्चा का विषय था, खूब डिस्कशन में था। अगला क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनाव से दोनों से क्वेश्चन पूछा है। इस बार पूछा है भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? सबको पता है यशवंत सिन्हा थे अपोजिशन में। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला है अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये पुरस्कार से क्वेश्चन है, पता है तो ये भी कर दोगे। गीतांजलि श्री को मिला था ये। ठीक है, ये हिंदी में है रेत समाधि, इसी का ही अनुवाद किया गया है टूम ऑफ द सैंड। देखो जो बुकर पुरस्कार होते हैं उनमें से मतलब आपका जो इंग्लिश में ही दिया जाता है, या तो इंग्लिश में अनुवादित पुस्तक हो या इंग्लिश में मूल रूप से कृति हो, तो इनके अनुवाद को मिला है टूम ऑफ सैंड को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को। अगला है बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बहुत सारे इनके आते थे। दीप श्रेष्ठ इनका एक कार्यक्रम है, विरासत, बहुत ज़्यादा फेमस था वो, है ना। तो दीप श्रेष्ठ को जो है विरासत धारावाहिक आपका दूरदर्शन में आता है, उसमें जो है इनको दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया। तो ये भी पुरस्कार से है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार का, देखो इकोनॉमिक सर्वे। अब ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको रटे होंगे तो आप कर पाओगे। हर साल इकोनॉमिक सर्वे से बिहार में भी पूछता है, हर स्टेट में पूछता है। हर स्टेट के हर स्टेट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको याद करना चाहिए, देखना चाहिए। तो कह रहा अब ये फैक्चुअल है, पता होगा तभी होगा। इसका सही आंसर आपका 11.6% है। ठीक है, कि राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, 11.6%। अभी आपको पता है कि देखा जाए तो शहरीकरण की दृष्टि से बिहार अभी काफ़ी पीछे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, बहुत आसान सा, मनोज तिवारी जी हैं खादी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अगला है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 551 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में करवाया जा रहा है? ये भी आसान सा है, खूब चर्चा में है। ठीक है, आपको पता होगा कि सीता माँ का जन्म स्थान आपका सीतामढ़ी है, और यहाँ पर जो राजा जनक थे, ऐसा एक जो है जानकारी मिलती कि राजा जनक को जब वो हल जोत रहे थे तो सीता माँ जो है वहीं पर मिली थी, है ना, एक घड़े में, इस रूप में जो है बताया जाता है। हमेशा देखो पहले क्या होता था, राजा जो है जब पहली फसल की जुताई होती थी राजा के द्वारा की जाती थी, शुभ माना जाता था प्रतीकात्मक तौर पे। तो इसका 54 का आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला ये मैच द फॉलोइंग, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। सिंपल सा है, लेकिन अब यदि इसमें पता होगा तो सिंपल सा है, नहीं पता होगा तो ये गड़बड़ा जाएगा। एक बार समझते हैं। ये मैंने मास्टर वीडियो में वैसे सारा कुछ बनाए थे, जितनी भी नियुक्तियां हुई थी, बिहार के मुख्य न्यायाधीश भी मैंने बताए थे, तो किया जा सकता है इसको। ठीक है, बिहार के राज्यपाल सबको पता है फागू चौहान जी हैं। ठीक है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब देखिए, बिहार के मुख्य न्यायाधीश जी श्री संजय करोल जी हैं। मुख्य न्यायाधीश ये हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास है। फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं, पता होगा तो कर ले जाओगे। तो यानी कि एक का 4 सही है, तो 1 का 4, B का 2 सही है, नहीं B का 3 सही है, तो इसका C सही होगा आंसर। इसका C सही है, 55 का C। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित था? तो आपको पता ही है कि बिहार में शराबबंदी की गई थी, लेकिन प्रभावी तरीके से शराबबंदी नहीं हो रही थी, तो उसको लेकर के बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। तो शराबबंदी से जुड़ा हुआ है आपका ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो इस तरीके के पुलिस के जो विशेष अभियान होते हैं उससे भी जानकारी, बहुत फैक्चुअल है ये। नेक्स्ट है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल इनको मिला था। ठीक है, तो स्वर्ण पदक इसका सही है। ये भी खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बारीक से बारीक क्वेश्चन पूछता है इस समय। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? मतलब पक्षी जो है, पक्षियों को लेकर के, तो ये भागलपुर है इसका सही आंसर। ये भी करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसका सही आंसर 58 का ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की गई? मतलब कहां पर गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की गई? तो आपको पता है कि बिहार में एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? एक ही मात्र टाइगर रिजर्व भी है, एक नेशनल पार्क के तौर पे भी है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है ये, है ना। तो ये आपका इसका सी आंसर सही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये प्रारंभ किया जा रहा है। अगला है सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। ये भी आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है 60 का। नेक्स्ट है अब आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर्स के अभी फिर आएंगे क्वेश्चन, अभी इतिहास से क्वेश्चन आपके शुरू होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सब मैंने पढ़ाए हैं, अब आपको सारे मिलते चले जाएंगे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ हुई है? राजगृह में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने अपने बड़ी भाई की हत्या कर दी? ठीक है, मैंने पिछली बार जो एंशिएंट हिस्ट्री या उसमें आपने मेरे इंटायर वीडियो देखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है रामगुप्त जो बड़ा भाई था उसकी हत्या की गई थी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 62 का सी सही है आपका। ठीक है, बहुत सिंपल से। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई, तो इसका 63 का ए सही होगा। ठीक है, बाकी ये शासक थे राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, ये सारे शासक थे। हर्षवर्धन अंतिम शासक था, तो 63 का ए सही होगा आपका। इसके बाद आपका कह रहा रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसके साथ थे? तो देखो रोमन साम्राज्य के प्रथम शताब्दी ईसवी में
प्रथम शताब्दी एडी में। जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, खासकर अरिकमेडु बंदरगाह आपका हो गया, जो पुदुचेरी जिसे हम आज बोलते हैं, इस क्षेत्र में चेरों का चेर साम्राज्य थे, चोल साम्राज्य थे, और जो आपके पल्लव साम्राज्य थे, मतलब उस समकालीन जो शासक थे आपका चोल चेल पांड्य शासक, उनके बीच में व्यापारिक संबंध थे। रोमन साम्राज्य के यहाँ से मसाले का व्यापार होता था, रेशमी वस्त्रों का व्यापार होता था, तो रेशम वैसे जो है बने हुए कपड़े भारत आते थे, यहाँ से मसाले वहां जाते थे। तो ओवरऑल इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है, 64 का बी सही होगा। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध थे चेर से, ठीक है। क्या आंसर नहीं दिया? कुषाण तो ऊपर थे, ये जलीय मार्ग से व्यापार हुआ, कुषाण तो थे ही नहीं, उनका तो समुद्र से कोई। तो जब अब ये तो सिंपल सा, आप रोमन साम्राज्य का पूरा जलीय मार्ग के द्वारा पूरा का पूरा व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ है, ठीक है। और जब आप पढ़ोगे प्लिनी के द्वारा, एक राइटर इतिहासकार है प्लिनी, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री उसने बुक लिखी है, उस पुस्तक में स्पष्ट है कि रोमन साम्राज्य के जो शासकों के द्वारा, भारत में स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारी पाई गई हैं दक्षिण भारत में, तो वहां पर जो शासनकाल है वो आपका चोर चेल पांड्यों का, उन्हीं का शासनकाल है। कुषाण इसमें नहीं होगा आंसर सही। लेकिन रोमन साम्राज्य वो तो आपका ग्रीस वाला क्षेत्र है ना, जो रोमन साम्राज्य आपका इटली वाला क्षेत्र जो आपका है, वहां पे उस क्षेत्र के जो पूरा का पूरा व्यापारिक संबंध था वो दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य उन्हीं के टाइम पीरियड पे था, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी यदि कोई डिबेट है तो फिर उससे हम बाद में देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो देखो यहाँ पे एक तरीके से दारुल इस्लाम का मतलब है शांति का देश, जहाँ पे मतलब मुसलमान सुखी एवं समृद्ध जीवन जी रहे हो, दारुल इस्लाम के तौर पे मानते हैं। तो देखा जाए तो पहले जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वो देखा जाए तो गुलाम था, और उसके द्वारा खुद के लिए खुतबा नहीं पढ़वाया गया था। बाद में इल्तुतमिश के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया जाता है, इसीलिए इल्तुतमिश को जो है कहते हैं ये वास्तविक संस्थापक के तौर पर था, ठीक है। और कालांतर में जो है खलीफा के नाम से पहले खलीफा जो होता था, धर्मगुरु जो होता, वही वास्तविक तौर पे नियंत्रण करता था जो इस्लामी साम्राज्य होते थे। लेकिन इल्तुतमिश स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है, और इस टाइम पीरियड पे एक तरीके से शांति, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य विस्तार की कोई प्रक्रिया नहीं की, बल्कि जो शासन था उसी शासन को इसने सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर सी हो सकता है। बाकी अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 65 का मेरे हिसाब से सी सही है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने क्या लगाया है एक बार मुझे बता सकते हैं? आप लोगों का क्या? हाँ, 65 का सी ही लगाया है ना, ठीक है। तो 65 का मेरे अकॉर्डिंग सी होगा, बाकी एक बार इसको देखना पड़ेगा। कह रहा है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसमें से अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है खलीफा की शक्ति, खुद को ही सिकंदर सानी घोषित किया उसने, खुद को ही वो चाहता था, उसने भी विश्व विजेता बनने का सपना संजोया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया उसका। तो उसने जो है खुद के नाम पे ही सारा कुछ किया, खलीफा की शक्ति का विरोध भी किया। इसका 66 का बी सही होगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है तुगरिल खां, किसके शासनकाल के दौरान विरोध किया? तो बंगाल का प्रशासक था ये, और इसने बलबन के टाइम पीरियड पे तुगरिल खां ने क्या किया? विद्रोह किया। फिर बलबन इसको दबाने भी गया, और बाद में इसको वहां पे उसकी हत्या भी, सार्वजनिक तौर पे इसको हत्या करवाई गई तुगरिल खां की, ताकि आगे चल के कोई भी जो है प्रशासक इस तरीके के विद्रोह ना कर सके, एक मैसेज देने के लिए। तो इसका सही आंसर 67 का ए होगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के संघर्ष विरुद्ध संघर्ष किया? देखो जहांगीर के समय तो मित्रता का एक तरीके से कह सकते हैं कि मित्रतापूर्ण रूप से वो आए थे ये लोग, ठीक है। और इनको शुरुआती दौरान पे तो मेन जो टकराव चालू होता है इनका, वो टाइम पीरियड होता है आपका औरंगजेब का। लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड पे प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं, औरंगजेब डायरेक्ट नहीं टकराया, ठीक है। उसके जो सेनापति थे दक्षिण भारत में, कर्नाटक वाला क्षेत्र, हैदराबाद वाला क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों में जो उसका प्रभाव क्षेत्र था, वहां पर मुगल सेना से टकराव प्रारंभ हो गया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से 68 का बी सही होना चाहिए। बहादुर शाह जफर तो नहीं होगा, ठीक है। फिर बहादुर शाह द्वितीय, आपका बहादुर शाह प्रथम आपका जो था वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बैठता है। लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही छिटपुट संघर्ष होने दक्षिण भारत में प्रारंभ हो गए थे।
ठीक है, लेकिन सीधा कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ था। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए, 68 का बी सही होना चाहिए। बाकी एक बार इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड पे देखिए, एक तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1828 में शायद बनते हैं, है ना, और 1833 में भारत जो अधिनियम आता है आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का उनको क्या बना दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो सती प्रथा का 1829 में उन्मूलन हो जाता है। दास प्रथा का 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के टाइम पीरियड पे होता है। दास प्रथा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर है आपका धर्म परिवर्तन का सहयोगिता के प्रावधान को, ये भी था। ठगों को संगठित गिरोहों का दमन भी आपका वेंटिंग के टाइम पीरियड पे ही था। तो यहाँ पे आपका लगभग 1, 3 और 4 ये सही होगा। लगभग यहाँ पे बी सही होगा। 1, 3 और 4 इसका सही होगा। ठगों वाला नहीं है इसमें। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बेरो, और बाकी आपका इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है, किसने सिंध को विजिट कर लिया? सिंध का विजिट को लेकर के एक पर्सन था जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर। 1843 में सिंध क्षेत्र को इसने जो है जीत लिया था, विजिट कर लिया था। तो इसका ऑप्शन 70 का सी होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना सबको पता है लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। तो इसका ऑप्शन आपका 71 का ए होगा। फिर कह रहा है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई थी? तो आपको पता है कि जो है पहले तो लाहौर में जो है वो माफ करिएगा, पहले असेंबली बम कांड होता है, फिर उसके कांड से गिरफ्तार होते हैं, खुद ही गिरफ्तारी दे देते हैं भगत सिंह। इसके तदुपरांत आपको पता है उससे पहले साइमन कमीशन जब भारत आता है, तो साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश भर में व्यापक विद्रोह चालू होते हैं। उसमें जो है सैंडर्स एक अधिकारी होता है, उसके द्वारा जो है लाठी चार्ज का आदेश दिया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। फिर उसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या करते हैं भगत सिंह, और वही जो मुकदमा होता है उसी में फिर फांसी की सजा, और फिर तीनों को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को मिलती है। डेट आपको शहीद दिवस के तौर पे ही, शहीद दिवस तो 30 जनवरी को मनाते हैं हम, लेकिन फिर भी ये भी एक शहीद दिवस का ही समय है। नेक्स्ट है 73वां, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरा, पहला दूसरा पता है, तीसरा पूछ लिया। अब देखो 1940 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पे ब्रिटेन जो है पूरी तरीके से उलझ गया था। किससे? जर्मनी से, और जो धुरी राष्ट्र थे जापान, जर्मनी, ये सब एक साथ आ गए थे। इटली और जो फांसीवादी शक्तियां हैं और नाजीवादी शक्तियां, उनसे उलझा हुआ था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब दुश्मन जो है कष्ट में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, तो संगठित विरोध नहीं करना चाहिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। 1940 में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे राजेंद्र प्रसाद थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10 तक याद कर लेना पूछ। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, बाद में वैसे अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था। मगध साम्राज्य के बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? पूछ लिया है। ठीक है, तो जीवा का आपने सबने पढ़ा ही है। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? पता है, एक खूंखार दरिंदा भारत घुसाया था। ठीक है, तो जौनपुर के शासक का एक तरीके से सेनापति था ये, जो वहाँ पे जौनपुर में शासक थे। बख्तियार खिलजी नाम था उसका। बख्तियार खिलजी सेनापति था, और बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है क्या किया गया है, पूरा जो बंगाल बिहार अभियान चलाया गया, और उसमें पूरे जितने भी नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया महाविहार हो गया, उदंतपुरी, सबको जो है तहस नहस कर दिया गया। और यहाँ पे तो इसका सही आंसर बी होगा, 76 का। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो 1919 का अधिनियम जो आपका पारित हुआ था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं ना, तो उस अधिनियम के बाद जो है प्रांतीय क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई, द्वैध शासन लगाया गया था, आपको पता होगा। वैसे में जो है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बनाए गए थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। संथाल विद्रोह के नेता, ठीक है, संथाल विद्रोह आपको पता है 1855 में प्रारंभ हुआ था, और इसके 4 नेता थे आपके, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, 4 नेता थे। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 78 का बी सही है। बिहार का चौरी विद्रोह नहीं पता, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हटना चाहिए। चौरी विद्रोह जैसा कुछ अभी पता नहीं है।
चौरी विद्रोह की जगह चेरो विद्रोह होता तो एक बार थोड़ा सा चल भी जाता, शायद ये टाइपिंग एरर हुआ हो, कुछ भी हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्वेश्चन मार्क्ड है। एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में तो अभी नहीं देखा गया, बट इंग्लिश में भी क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बट ये चौरी विद्रोह जैसी कोई घटना के बारे में जानकारी अभी नहीं है। कह रहा किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, तो बहुत सिंपल सा है, 1900। बिहार कब बना था और उड़ीसा से कब अलग हुआ बिहार? बंगाल और बिहार से अलग करके ही तो बनाया गया था 1912 में। बेसिक सा चीज है, इसका सही आंसर 1912 होगा, 80 का 1912। नेक्स्ट है, अब ये आपके ज्योग्राफी के हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के सारे हल करते हैं 2 मिनट में। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य। ठीक है, अगला चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना निफे का निर्माण किन तत्वों से होता है, तो निकेल और फेरस से होता है। ठीक है, यहाँ पे निकेल और फेरस, निफे है ना, तो यहाँ पे आंतरिक परत की बात कर रहा है, निफे का नाम भी दे दिया है निफे, तो यानी निकेल और फेरस, इसका डी सही होगा 82 का। इसके बाद कह रहा है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है, तो अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है प्रारंभ की गई है एस.डब्ल्यू. एल्डरीज है शायद, इसमें इसका आंसर आपका एस.डब्ल्यू. एल्डरीज है या W.M. डेविस है, इनमें से दो में से कोई है, इसका शायद बी। 83 का क्या है, आप लोगों ने क्या लगाया है? 83 का, 83 का संभवतः बी होगा। इन्होंने मतलब अपर्दन सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया है, और ये एग्जैक्ट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, संभवतः इसका बी होगा शायद, W.M. डेविस। ठीक है, एक बार इसको भी देख जरूर लीजिएगा, मेरे हिसाब से संभवतः इसका बी होगा। नेक्स्ट है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा। ये देखो दक्षिणी गोलार्ध में क्या लैंड है नहीं, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री है आपका, ये 30 डिग्री है, इधर व्यापारिक पवनें खूब चलती हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 30 से 60 डिग्री के बीच में आपकी पछुआ चलती हैं, तो यहाँ पे लैंड है बहुत सारी उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में दिक्कत क्या है, ये आपकी माफ करिएगा दिशा गलत बन गई, ये सब मैंने पढ़ाया आपको, बहुत आसान, सब फिजिकल ज्योग्राफी में सारी क्लासेस हुई हैं आपकी, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लो। ठीक है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, ऊपर 60 डिग्री और उसके ऊपर 90 डिग्री, चपटी हुई बना दी धरती। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पे पछुआ पवनें चलती हैं आपकी, ये दिशा होती है उनकी, ऊपर व्यापारिक पवनों की दिशा ये है। ठीक है, फिर इनकी दिशा, इसकी दिशा ये है, पवनों की इनकी दिशा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में 40 डिग्री के आसपास पवनें बहुत, क्योंकि लैंड है नहीं, लैंड अवरोध का काम करती हैं, पवनों को रोकती हैं, बड़े बड़ी पर्वत श्रेणियाँ सब रोक लेती हैं पवनों को। यहाँ पे तो यहाँ पे यदि आप कभी मान लीजिए भाई दबे कभी घूमने गए, 60-40 डिग्री के पास फंस गए, तो यहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है पवनों की बहुत बुरी तरीके से, तो उसी को चीखता साठा बोलते हैं। ठीक है, उसी को गरजता हुआ चालीसा बोलते हैं। 60 डिग्री पे तो चीखता साठा, 40 डिग्री में गरजता चालीसा, इस तरीके के कुछ नाम दिए गए। तो ये घटना आपकी दक्षिणी गोलार्ध की घटना है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसका आंसर ठीक है आपका ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट एक आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने महासागरीय जलधाराएं आपको पढ़ाई थी, महासागरीय जलधाराओं जुड़ा हुआ है। सरागैसो सागर एक हिस्सा है। सरागैसो सागर आपका ये कोई सागर नहीं है, ये घास है, बिना जड़ वाली घास, बहुत सारे समुद्र इसमें बहुत सारे जहाज फंस जाते हैं। ठीक है, ये आपका अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वहीं उसी के बीच वाले क्षेत्र में। मैंने आपको यदि महासागरीय जलधाराओं की क्लास आपने पढ़ी, उसमें गल्फ स्ट्रीम बताया है ना, गल्फ स्ट्रीम है, ऊपर से लेब्राडोर आती है, तो बीच वाला जो हिस्सा पूरा पड़ता है महासागरीय धाराओं का, उसमें सरागैसो अगर नाम की एक घास पाई जाती है, उसी कारण से उसको सरागैसो सागर कहते हैं। तो सरागैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक सागर के रूप में इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है ये देखो, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पूछ लिया है। क्वेश्चन मतलब बहुत कठिन भी नहीं थे, बट ये है कि ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ज़्यादा आसान क्वेश्चन मेरिट भी हाई जाती है, बहुत कठिन नहीं है तो मेरिट अच्छी खासी जानी चाहिए इस बार। मैक मोहन रेखा पिछली बार 108 गई थी कट ऑफ,
बहुत होता है 108। इस बार मुझे उम्मीद है कि इससे कम नहीं जाएगी, अच्छा खासा उसका रोल रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, कह रहा है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि राजस्थान में पवनें तो आती हैं, मानसून तो पहुंचता है, पर उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है ना। मान लो आपको कोई रोके, आप किसी के घर जाएं, या वही है शादी में बिना कार्ड के कोई नहीं पहुंचता है, कुछ होते हैं जो पहुंच जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी समानांतर है आपकी, तो इस कारण से यहाँ पर कोई भी पवन रुकती नहीं है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी मानसून के समानांतर है, तो मानसून पहुंचने में असफल नहीं रहता, मानसून पहुंचता भी है। गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन गर्मी का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। भैया समुद्र से पवनें आती हैं तो ऐसा नहीं है। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण से ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, किसी प्रकार की बाधा की वो नहीं है, ठीक है, डी सही है, 87 का डी। कह रहा है निम्न कथनों पर अभी तक कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि ठीक थे क्वेश्चन? यदि मतलब आपकी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है, जो लोग नहीं दिए हैं उनकी बात कर रहा हूं, देने वालों को तो पता चल ही गया होगा कि क्या हालत होती। लग रहा है कि यदि थोड़ा सा काम किया गया तो बीपीएससी का पीटी निकलता है आराम से, बट ये है कि मतलब आपकी तैयारी होनी भी चाहिए। कह रहा है प्रोजेक्ट बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, ठीक है, इसकी वजह से सभी के लिए जीवन एक साझा भविष्य था, बिल्कुल सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। इसका कथन, सारे कथन सही है इसके, और इसका सही होगा 1 2 3, डी सही है इसका। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और साथ में इसमें जोड़ दिया है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न के करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा में किस प्रकार की खेती होती है? अब ये करेवा, हाँ, केसर की खेती, ठीक है, इसका सही आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थोरियम का अग्रणी, ये भी बिल्कुल पिटा पिटाया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। केरल सही है, मोनाजाइट बालू पाई जाती है, मोनाजाइट बालू में थोरियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, ठीक है, थोरियम में भारत नंबर 1 है। नेक्स्ट है आपका ये कह रहा अखबारी कागज, सबको पता है नेपानगर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, नेपानगर मध्य प्रदेश में, 91 का सी सही है। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम कोयला की खान कहाँ खोदी गई? आसनसोल रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में, रानीगंज में पहली आपकी जो है कोयला की खान खोदी गई, ये आपका टॉपिक। नेक्स्ट है आपका बिहार, कह रहा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो देखो 2001 की जनगणना के अनुसार गोंड जनजाति सबसे ज्यादा थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है भील जनजाति की। भील जनजाति आपके भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कितना है बताइए? सिंपल सा है, कौन सा सही होगा? सी, 94 का सी। तो ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, कोसी नदी को सबको जानते हैं। बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? ठीक है, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पे बताएं। कैमूर जिले को दूसरा नाम क्या है? भभुआ जिला या कैमूर क्षेत्र जो है आपका, इस क्षेत्र में आपका बिहार के जो है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात यहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपकी है कनवार झील। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील है आपकी कनवार झील, इसका 97 का सही है आपका बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? बताइए भाई, सोना कहाँ पाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जमुई में लगभग 40% से ज़्यादा मतलब यहाँ पे निक्षेप है, जमुई में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिलों को सिल्क सिटी के रूप में अभी विकसित भी किया जा रहा है? भागलपुर को, इसका सही आंसर है भागलपुर। तो ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है आपके, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। ये थोड़ा सा आपका सेंसस से, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो महिला, देखो टोटल साक्षरता दर कितनी है बिहार की? टोटल है लगभग 61.8% के आसपास टोटल है आपकी, 61.8 2011 की जनगणना के अनुसार, जिनमें से 51.5% आपकी महिला साक्षरता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होगा तो करोगे, नहीं तो गलत ही होना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगला उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा है, करंट अफेयर्स देखो फिर से आ गया। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो देखिए आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किससे बनता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से, जितने भी होंगे, ठीक है। तो टोटल इस बार जब उपराष्ट्रपति के चुनाव थे तो उसमें 788 सदस्यों के द्वारा, ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में टोटल 788 मेंबर थे आपके। तो ये करंट अफेयर्स से था, उपराष्ट्रपति के टॉपिक से। नेक्स्ट है, कह रहे हैं भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है? ठीक है, कितनी भी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई ऐसी लिमिट हमारे संविधान के द्वारा नहीं दी गई। तो पॉलिटी के क्वेश्चन देखो आपके आसानी से निकल जाएंगे। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सेतलवाड़। आसान सा क्वेश्चन है, रटा 104 का डी सही है। नेक्स्ट है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? मतलब एक पूरे, मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाए तो क्या कोई संविधान संशोधन करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं कि इन आर्टिकल में से किसी आर्टिकल में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा क्या? आर्टिकल 83 क्या है? लोकसभा की अवधि से जुड़ा हुआ है कि लोकसभा की अवधि 5 साल की होगी, 5 साल बाद विघटन होगा, फिर होगा। आर्टिकल 172 क्या है? विधान परिषद का विघटन से जुड़ा हुआ है कि एक उच्च सदन है, इसका विघटन नहीं होगा। 356 क्या है? आपातकाल नहीं है, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा। 352 है आपातकाल, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया। 246 केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध से जुड़ा हुआ है, 7वां अनुसूची से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे इनमें से किसी में भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, 105 का ई ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो ये आपको आर्टिकल याद होने चाहिए, तब आप जाकर के आंसर ये वाले सही से कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? कहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास देखिए, केरल में एक सदनीय, यदि मैंने पढ़ाया होगा तो आपको बताया था कि किन किन राज्यों में कौन कौन से स्तर हैं। तो केरल में एक स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था केरल में भी है, बाकी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी है। पेशा अधिनियम फिर लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर ई होगा, 106 का भी ई सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2026 तक, ठीक है। 2026 के बाद अगेन परसेमन 1971 की जनगणना के अनुसार से लोकसभा, राज्यसभा और 2001 की जनगणना के हिसाब से राज्य विधानसभा, ठीक है। 2026 में अगेन रिव्यू होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक संघीय न्यायालय है कि नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट और संघीय न्यायालय सभी का एक न्यायालय है। दूसरा, मानव अधिकारों का संरक्षक है, बिल्कुल संरक्षक है। संविधान का अंतिम विवेचक है, बिल्कुल है। सिविल न्यायालय है, बिल्कुल है। उपर्युक्त में तो इसका क्या होगा? ज्यादा ऑप्शन सही हो गए ना, तो इसका ई सही हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा ऑप्शन सही हो गए तो ई सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष में क्या गठित करेगी? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को करने के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 243 आई, कौन सा? 243 आई में ये उपबंध किया गया। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, 243 आई आपका राज्य वित्त आयोग की बात करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अभी मैंने बीपीएससी में जब क्वेश्चन हल करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि 8 लक्ष्य थे आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। तो आर्थिक विकास बिल्कुल लक्ष्य था, मांझो पूड़ी का निर्माण भी लक्ष्य था, समरस जीवन भी लक्ष्य था। इसका ई ऑप्शन सही होगा क्योंकि एक से अधिक सही है। उसमें मैंने 8 के 8 लक्ष्य बताए थे, आप एक बार पॉलिटी का वाला वीडियो देखिएगा सामुदायिक विकास का। आर्टिकल 110 का ई सही है। 110 का ई के बाद 111 में है आपका NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बहुत ज्यादा डेटा है भाई। ये आगे कुछ गरीबी अनुमान आए हैं क्या? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को
27.2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33 में ठीक है परिभाषित किया गया है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा की जीवन यापन कर रही है। भारत की 33 ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया भाई ऑनलाइन वाले जितने भी हैं? 111 में क्या लगाया आप लोगों ने? 111 में ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डिबेटफुल, क्योंकि फैक्ट इसमें डेटा जो आपका दिया है ना, पहले यहाँ पे लिखा है ठीक है गरीबी रेखा में 21.9% जनसंख्या थोड़ा ना है, सत्य नहीं है इसका। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। नहीं गलत होगा ये। भारत में 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे। देखो अब इस वाले का 111 को भी छोड़ दो, ठीक है, इसका भी देखते हैं क्या होगा। मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि डेटा है, फैक्चुअल है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम के आंशिक रूप से परिभाषित करता है? आंशिक रूप से तो अब देखिए आधार जो बना दिया गया, पहले तो एक सीमा बनाई गई थी, अब सर्विस सेक्टर और जो आपका सर्विस सेक्टर के साथ साथ उद्योग क्षेत्र है दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पहले अलग अलग सीमा होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखा गया है कि सूक्ष्म उद्यम के लिए आंशिक तौर पे संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में से 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होगा, ठीक है। वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक ये नहीं है। आपका संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होगा। वार्षिक में 5 करोड़ से अधिक नहीं होगा। उपयुक्त में इसका ए सही है ऑप्शन आपका। आंशिक रूप से आपका ए है कि संयंत्र और मशीनरी उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होगा, तो सूक्ष्म उद्यम के तौर पे आपका ये माने जाएंगे। इसको लेकर मैंने अलग से मतलब जो क्लास मैंने करवाई है उद्योग वाली इकोनॉमी की क्लास, उसमें आपको डिटेल से मैंने सबके बनवा दिए हैं, उसको एक बार देख लेना, तो उससे आपको सूक्ष्म मध्यम और लघु तीनों का आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण करवाना है, कुओं का निर्माण नहीं था उसमें, जलाभृतों का पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचरण संरचनाओं का निर्माण। तो इसका बी ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? गलत होगा। कुओं का निर्माण को लेकर के सिंचाई योजना में कोई भी बात नहीं की गई। 113 का बी सही होगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है भंडारी समिति किससे जुड़ी हुई है? भंडारी समिति 114 ऑनलाइन वाले, भंडारी समिति किससे जुड़ी हुई है? 114 113 का सी लगाया है, नहीं 113 का बी होगा बेटा, सी नहीं होना चाहिए। 114 का आपका इसका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से जुड़ी हुई है, बैंकिंग सेक्टर से है ये, मैंने बैंकिंग वाली क्लास में आपको ये मैंने लिखवाई है, ठीक है। तो 114 का डी होना चाहिए आपका, जहां तक संभवतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से जुड़ी हुई ये आपकी कमेटी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन योजना 115। ये देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस स्कीम, अब आपको पता है कि सरकार के द्वारा जो है जो सेवानिवृत्ति के लिए पूरा का पूरा एनपीएस के ऊपर दे दिया गया है। तो लिखा हुआ है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करती है, ये कथन भी आपका सही लग रहा है। एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं, इसको विनियमित किया जाता है पेंशन फंड और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। और एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, ये कथन भी आपका गलत है। तो सी और डी तो गलत है इसमें। 115 बताइए, 115 में क्या लगाया आप लोगों ने? 115 एक बार बताइए सभी लोग। 115 में क्या लगा? मेरे हिसाब से इसका ई सही होगा, क्योंकि बी भी सही है, इसका ए भी सही है, तो इस हिसाब से बी सही हो जाएगा। और इसका ई 115 का ई सही होना चाहिए संभवतः, 115 का ई, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं था? मैंने आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे करवाया था इस बार का, उसमें मैंने बताया था कि इस कार का बजट में 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन 4 महत्वपूर्ण चीजों में पीएम गति शक्ति थी, समावेशी विकास भी था, उत्पादकता संवर्धन, निवेश और उदीयमान अवसर भी था, और ये वाला हिस्सा नहीं था आपका, विनिवेश नहीं था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सम्मिलित नहीं था? डी इसमें सम्मिलित नहीं था, विनिवेश, ठीक
ठीक है, तो ये आप देखना, बजट में मैंने शुरुआत में ही ये सारे टॉपिक करवाए। 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था। अब ये देखो क्वेश्चन इस तरीके के, यदि आपको पता है, डेटा वाला क्वेश्चन है ये, आपको डेटा जो भी आती है रिपोर्ट वो सारी पढ़ते रहना। ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको चीजें मिलती, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है, तो टैक्स जीडीपी अनुपात है 11.7% के आसपास टैक्स जीडीपी अनुपात है। इसका ऑप्शन आपका 117 का बी सही है। ठीक है, तो ये कठिन क्वेश्चन है और इसमें बस यही है कि माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाया जा सकता है, नहीं तो छोड़ देते। अगला है आपका वस्तु वर्गीकरण। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी आपका पूरी तरीके से फैक्चुअल है। इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर आपके डेटा पूछे गए हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था, तो एक तरीके से कह रहा है कि निर्यात की बात कर रहा है। ठीक है, विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा जो था आपका 1.7% था। ठीक है, तो ये भी आपका 2018 वर्ष 2018 मतलब पुराना डेटा है, लेकिन एटलीस्ट आपको यदि जानकारी है, रिपोर्ट आती रहती है, यदि आप पढ़ते हैं तो आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में भारत के गेहूं का कुल उत्पादन कितना था। तो ये डेटा भी आपको मतलब पुराना डेटा है, ये भी 2020-21 का डेटा है और चतुर्थ अग्रिम के हिसाब से 109.5 मिलियन टन आपका जो है आपका कुल उत्पादन हुआ था गेहूं का। लेकिन अब ये डेटा आपको याद होता तो आप इसे कर पाते। नेक्स्ट है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो अब आप समझ सकते हो कि डेटा जो भी आते हैं आपको पता होना चाहिए, जानकारी होगी तभी कर पाओगे। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है। बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए नहीं, भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए बिल्कुल नहीं, ये इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में नहीं, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। जीवंत ग्राम योजना आपकी उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए प्रारंभ की गई। इसका डी सही होगा, 120 का डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सर्वे, बिहार से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो बिहार वाले हों या भारत वाले हों, सबको इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिल्कुल रट लेना है। 3-4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते, हर बार आपके यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, आपकी स्टेट पीएससी में भी पूछे जाते हैं। कह रहा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। गलत कथन यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई। डेटा है, पता होगा तो सही है ये। बिहार के द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई, ये भी सही है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम वृद्धि दर बढ़ा है। फिर कह रहा बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई। देखो ये वाला कथन देखो, ए नंबर और डी नंबर सेम नहीं है। ये कथन यदि सही है, अब ये पता होने के ऊपर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कितना होगा 2.3%। सेम कथन है बस डेटा अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, अब जानकारी के ऊपर था ये, तो ये आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि ये वाला थोड़ा सा मुझे बताना, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही अनुक्रम क्या है। शहरीकरण, सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ पे है आपका, सबसे ज्यादा पटना में होगा। अब इसमें से लास्ट में पटना एक यहाँ पे है और इसके बाद तो इसका लगभग पटना सबसे लास्ट में होना चाहिए। पटना में सबसे ज्यादा शहरीकरण है आपका, तो नालंदा, मुंगेर, पटना, ये पहला वाला ऑप्शन इसका लगभग सही होना चाहिए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा संभवतः। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी जीएसडीपी है ना, हाँ, जो राज्य का आपका है उसके लिए कितना अनुमान रखा गया है कि बिहार का जो है राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो ये भी डेटा है आपका, ये आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर सही है 3.47%। तो ये आपका 123 का 3.43% है। नेक्स्ट है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 की योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए वायु मार्ग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, डी नंबर इसका 124 का डी ऑप्शन होगा। इस ये वाली सुविधा मिल जाए तो फिर बिहार के युवा जो है बेचारे किस तकलीफ से गुजरते हैं। कल का आप दर्द विदारक फोटो देख लेते
कैसे ट्रेनें भरी जा रही हैं खचाखच, कैसे बिहार में ट्रांसपोर्ट, रोड पे, सड़कों पे सब युवा पड़े हुए हैं, बहुत बुरी कंडीशन होती है। यूपी बिहार में जब भी चुनाव होता है तो चुनाव से ज़्यादा भीड़ एग्ज़ाम में होती है, जब कभी परीक्षा होता है तब स्थिति, और खासकर प्रारंभिक परीक्षा में तो हालत ख़राब ही हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 125 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बिहार से है। कह रहा है अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम ना, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ। कह रहा प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही अनुक्रम कीजिए। ये भी आपका तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना की ही होगी, है ना, देखा जाए तो। पटना के बाद शिवहर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से शिवहर है, तो इसका आंसर इसमें शिवहर सबसे लास्ट में इस वाले में है। घटता मतलब घटती हुई है, बढ़ती हुई है, बढ़ता हुआ ही है ना, ये घटता हुआ क्रम इसमें दिखाना है। तो शिवहर सबसे बढ़ ज्यादा हो गया, फिर अररिया पूर्वी, इसका बी सही होना चाहिए क्योंकि शिवहर बाकी सब में नहीं है, इसका संभवतः बी सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब एक बार बताओ आप लोग, घटता हुआ क्रम यही है। ठीक है, बाकी एक बार मुझे बता दो, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। 125 का शायद संभवतः बी होना चाहिए। 125 का ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं। शिवहर का सबसे कम है, तो इस हिसाब से फिर ए सही हो जाएगा ना। चलो इसका एक बार आप देख लो, ए या बी में से कोई भी होगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूं, इसका आप लोगों को देख लेना है। ए नेक्स्ट है, ये आपको सबको पता है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान थे आपके। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी की मृत्यु कहां पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। 127 का बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है ये। ठीक है, ये भी सिंपल सा है, मतलब इस तरीके के कथन जो महापुरुषों ने किसी चीज के लिए बोला है वो भी आपको चीजों को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट 128 तक आ गए। सरदार ऊधम सिंह जी ने किसको मारा था? तो आपको पता है माइकल ओ डायर को इन्होंने मारा था ब्रिटेन जा करके, फिर वहां पे इनको फांसी की सजा भी हुई थी, तो इसका सी सही है। सबसे कम तो ए सही होगा फिर, तो इसका ए सही है। थोड़ा सा एक बार इसका 125 का ए सही है, 125 का ए सही है। ठीक है, 125 का ए सही है, आप लोग एक बार देख लेना, बाकी बता देना, यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सब इतिहास और इतिहास। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? स्टेफर्ड क्रिस थे, मैकडोनाल्ड नहीं थे, इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे, बाकी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड, तो इसका बी सही होगा। ठीक है, 131 का बी सही है आपका, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 1931, बहुत आसान है। फिर महात्मा गांधी कहां जाते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म और गांधी चले जाते हैं ब्रिटेन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता? लाहौर में 1929 में। ठीक है, रावी तट के किनारे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, फिर 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया जाना चालू कर दिया गया। तो 133 का सी सही होगा, 133 का सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नाम दिया है स्वराज्य द्वीप। ठीक है, स्वराज्य द्वीप इसका नाम दिया था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इन द्वीप को, जो निकोबार द्वीप था, उसको कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स से। जापान का सहयोग था, जापान के सहयोग से ही ये संभव हुआ था। ठीक है, तो इसका नाम जो है स्वराज द्वीप उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। चलिए, तो खुदीराम बोस। ठीक है, इसका सही आंसर आपका मुजफ्फरपुर होगा। ठीक है, ये भी क्लास में पढ़ाया गया है, जो क्रांतिकारी आंदोलन उस समय रहे हैं। नेक्स्ट है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो देखिए, आज़ाद दस्ता का गठन 1942 में किया गया था
और जो प्रशिक्षण कार्य होता था वो नेपाल वाले क्षेत्र में होता था, राजविलास के जंगलों में इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। मुख्य उद्देश्य होता था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी बनाई गई हैं जो कनेक्टिविटी को, जैसे पुलों को तोड़ देना, जैसे कि तोड़ फोड़ करने के लिए पूरा का पूरा दस्ता प्रशिक्षित किया जाता था। और ऐसा कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण भी आज़ाद दस्ता से जुड़े हुए थे, उसके सक्रिय संगठन के तौर पे थे। तो 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था। उसी दौरान जो है आज़ाद दस्ता बिहार में इस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया? जगजीवन राम को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी को कृषि मंत्रालय था, इनको आपको जगजीवन राम जी को, बाद में संविधान सभा में भी रहे, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था, श्रम विभाग दिया गया था। अगला है 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? ये टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनको इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। अब आपको एग्जैक्ट पता हो कि कब भागे थे, फिर त्योहार कौन सा पड़ रहा था ये पता हो, गेस वाली बात है। तो अगस्त 1942 में जो है हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। अब अगस्त में आपका ना तो होली पड़ती, ना तो बैसाखी पड़ती, ना तो दशहरा पड़ता, ना तो दीपावली पड़ता, तो ई पड़ता है। ठीक है, इसका सही आंसर ई है। अगस्त में आपका रक्षाबंधन एक दफ़े होता, तो फिर मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रफली आपका इसका आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आपका आसान सा क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभापति कब जो किया गया? तो आपका दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये सही है इसका। नेक्स्ट आपके मैथ के क्वेश्चन है। तो देखो, अब ये वाले क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। यदि आप मैथमेटिक्स बेसिक आप समझते हैं तो आप कर ले जाएंगे। किसी दिन नहीं होगा तो मैं ही आपको सॉल्व करवा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इनके जो आंसर है मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, सारे आंसर मेरे पास हैं इनके। 141 का आपका जो है सी नंबर है। ठीक है, 240 प्रति दर्जन इसका आंसर सही है आपका। ठीक है, इसमें मेरे पास आंसर होंगे तो मैं सारे आंसर आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसमें सही है। 141 का सी सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका 142 का आपका सही है बी नंबर। ये आपका एक सम चतुर्भुज से क्वेश्चन था आपका, इसका 52 सेंटीमीटर सही है 142 का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 143, ये आपका चाल से जुड़ा हुआ था। 143 का जो आंसर है वो है आपका 12 सेकेंड। सी ऑप्शन सही है इसका, 12 सेकेंड। इसके बाद एक बार आप देख लेना, जो यदि हल करोगे आप, बाकी मैं समय मिलेगा तो फिर मैं आपको मैथ को हल करा दूंगा। ठीक है, 144 का इसका बी सही है आपका। ठीक है, इसका बी सही है आंसर आपका 10:48 पे। 145 का जो आपका सही है ये आपका है, इसका बी सही है 5 सी सही है 5 ये आपका 27 सही 3/11 ये सही है आपका, सी सही है इसका। इसके बाद आपका अगला है 146 का आपका 30 दिन सही है। ठीक है, काम समय दूरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 146 का 30 सही है। इसके बाद 147 का आपका सही है ये, इसका 147 का है सी सही है इसका, 5 सही है 147 का। इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं आपके। 148 नीचे ही है। 148 का डी सही है और 149 का 7 सही है। इसमें है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 के विभाज्य हैं, तो इसका 7 सही है। इसके बाद है 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात है, मिश्रण को कितना बालू से मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 28 किलोग्राम। इसका बी सही है। ठीक है, तो देखा जाए तो मैथ के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे। मैं इनको समय मिलते ही आपको एक बार कोशिश करूंगा कि आपको हल करा दूं, बट हल कराने से पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक भी आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता के फिर ये क्वेश्चन, बड़ी चीज़ नहीं है, सी सेट के क्वेश्चन हैं तो मैथ के हैं, हो जाएंगे। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन थे। जीएस देखा जाए तो इस बार ठीक ठाक थी, कट ऑफ अच्छी खासी इसमें जाएगी। ठीक है, कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं टेलीग्राम में बच्चों से एक सर्वे लूँगा, उस सर्वे के बाद जितने लोग
जैसे लगभग इस बार 250 से ज़्यादा बच्चे थे जो आपके संस्थान से जुड़े हुए थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके बाद फिर मैं इसमें करूँगा। जितने बच्चे ऑनलाइन वाले हैं एक बार आप लोग कमेंट करिएगा जो कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, इससे भी एक हमें आइडिया लगेगा। और इसके बाद 1-2 दिन के अंदर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ ठीक ठाक ही जाएगी, आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ इस बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम जाएगी। जो कट ऑफ आपकी पिछली बार 108 के आसपास कट ऑफ थी, तो आप कम से कम इतना तो मान के चलिए। यदि आप 110 से ज़्यादा आपके सही हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के, और जो फीमेल है जनरल कैटेगरी से यदि 100 के आसपास सही हैं, तो सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप सेफ हैं। बाकी ओवरऑल कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा हम समय लेंगे, इसके बाद में कट ऑफ आपको बताऊंगा। तो ये आपका बीपीएससी का प्रश्न पत्र था जो आया था, और एक बार कमेंट में आप सभी की अब जिम्मेदारी है कि आप लोग सारी चीज़ें बताएं। अब देखो, इनमें से जितनी चीज़ें हमने देखी हैं, पूरी हिस्ट्री आप कर सकते थे, सिंपल था। पूरी पॉलिटी आप कर सकते थे। साइंस के क्वेश्चन यदि आपने साइंस पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर सकते थे। जनरली क्वेश्चन आए थे, एप्लीकेशन सेक्शन से आए थे। 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ दें तो बाकी के क्वेश्चन किए जा सकते थे। और आप अकेले नहीं हो, करंट अफेयर्स भी देखेंगे तो करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा सामान्य ही करंट अफेयर्स पूछा गया था, जो चर्चा पर चर्चा में बहुत हाईलाइटेड चीज़ें। 1-2-3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो 34 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो प्रश्न पत्र और लगभग सारी चीज़ें आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। बस ये है कि जो भी है आपको पढ़ना है। थोड़ा सा देखो मेंस ओरिएंटेड रहना, क्योंकि पीटी तो निकल जाएगा बहुत आसानी से। मेंस में थोड़ा सा आपका लिखने का ज़्यादा होता है। बीपीएससी में एक क्वेश्चन आपके 500-500 शब्दों में लिखना होता है बीपीएससी के मेंस में। वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, 2 ही पेपर आते हैं, है ना, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं आते उसमें। बट ये है कि उनको लिखना बहुत ज़्यादा होता है। एक समझ लो कि एसे की तरह है, 500 शब्द में कि एसे लिखना है आपको। बट वो बहुत ईजी होता है, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रटा होगा तो आप लिख के चले आओगे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक वैसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती मेंस में भी। बट फिर भी ये है कि एक अच्छा कंपटीशन है। कोई भी कंपटीशन में आप बैठते हो, पेपर आसान आता है, पेपर कठिन आता है, जैसा भी आता है, वहाँ पे उसका एक सम्मान होता है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ के आधार पे होगा। कोई पासिंग मार्क तो आपको मिलने नहीं है। इसमें भी बाहर होने ही होने बच्चे हैं, ठीक है, इसमें भी तो बाहर होंगे ना, उतने जितने आवश्यकता होगी मेंस में उतने गुने लिए जाएंगे, खत्म बात। ठीक है, तो ओवरऑल इसलिए कोई भी कंपटीशन अपने आप में एक महत्व रखता है, आप कभी भी हल्के में उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जिनको अगला 68वीं बीपीएससी देना है, आप लोग इस पेपर से समझ सकते हैं। थोड़ा सा बिहार स्पेशल में अदर राज्य के बच्चों को काम करना पड़ेगा, बाकी ओवरऑल सारा कुछ वही है, सेम टू सेम है। वही इतिहास है जो पढ़ रहे हो, वही करंट अफेयर्स है, वही विज्ञान है, स्तर फैक्चुअल है पूरा का पूरा। थोड़ा सा जैसे आप यही देखें, यूपीएससी का लेवल बिल्कुल अलग है, बहुत अंतर है बीपीएससी और यूपीएससी में। सी सेट यही है, 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं बस, और नहीं आते। ठीक है, तो बीपीएससी एक विकल्प के तौर पे अदर स्टेट के बच्चे रखते भी हैं बहुत बड़ी संख्या में, बाकी बिहार वाले तो बिल्कुल देते ही है ना। राष्ट्रीय एग्ज़ाम है बिहार का, राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है, राष्ट्रीय एग्ज़ाम यूपीएससी है, सबका है, हम सबके नेशनल हॉबी बोलते हैं यूपीएससी को। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही मैं सेशन समाप्त करूंगा। आप लोग एक बार कमेंट में अपने सभी लोग मार्क्स बताइएगा कैसा रहा आपका, और पेपर के स्तर के बारे में बताइएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूट हो सकते हैं निश्चित तौर पे, 2-4 क्वेश्चन आयोग किसी का ई देगा, किसी का दूसरा भी हो सकता है, इतना कम से कम वेरिएशन रहता है। और 2-3 जो है आप थोड़ा सा गूगल से भी देख सकते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं गूगल में आप 1-2 बार देख लेंगे तो एटलीस्ट कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। लगभग मैंने आपको जो भी हो सकता था सबसे प्रामाणिक तौर पे ही मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो कमेंट में एक बार कोई भी आपत्ति होती है तो भी बता सकते हैं, कुछ सुधार होंगे तो मैं कमेंट पे सारे डाल के पिन कर दूंगा आपके जो भी सुधार होंगे। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर के मैं अभी देखूंगा अगेन इसको पेपर को, फिर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए।